नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। विनय सर के निर्देशन में हम आपके समक्ष लेके आया हूँ प्यारी सी हिंदी। और हिंदी पे बात करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। हम हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हिंदी पे बात करेंगे। आइएगा दोस्त, थोड़ा सा जान लेते हैं कि सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी में मेरे प्यारे दोस्त क्या पढ़ना है। सामान्य हिंदी की बेटा बात करें हम, सामान्य हिंदी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो आपका व्याकरण होगा, जो हर एक एग्जाम में व्याकरण से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, व्याकरण होगा बच्चा। और दूसरा हम लोग साहित्य पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा साहित्य पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग व्याकरण पे बात करेंगे। और व्याकरण आप तो भली भांति जानते हैं कि अगर हम बात करें कि व्याकरण जो है, व्याकरण से बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आपका वर्णमाला हुआ, संधि हुआ, समास हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ। बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिंदु जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज एक ऐसे ही व्याकरण पे छोटे से बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, और वो बिंदु होगा बेटा आपका संज्ञा। किस पे बात करेंगे बच्चा? हम लोग संज्ञा पे बात करेंगे। इसको बच्चा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अगर दोस्त संज्ञा पे बात करें तो सबसे पहले दोस्त ये जान लेते संज्ञा होता क्या है, संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना है, इसमें उपसर्ग क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सभी प्यारे दोस्त भली भांति जानते हैं कि संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। किससे मिलकर बना है दोस्त? सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। अगर हम बेटा बात करें सम की, तो सम का अर्थ होता है सम्यक। सम का अर्थ क्या होता है दोस्त? सम्यक होता है। और ज्ञा का अर्थ क्या होगा बच्चा? तो आप बोलेंगे ज्ञान होता है। आपके जहन में बेटा एक सवाल चल रहा होगा कि सम का अर्थ समान भी होता है और सम का अर्थ जैसा भी होता है। तो याद रखिएगा बेटा, सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है। और उपसर्ग का कोई निजी अर्थ नहीं होता है। जब वो मूल शब्द में प्रयुक्त होता है तो वो अर्थ प्रदान करता है शब्द के योग्यता के अनुसार। तो यहाँ पे बात करें संज्ञा यानी सम्यक ज्ञान ही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक का अर्थ क्या होगा बेटा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर हम बात करें सम्यक का, तो सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण। यानी संपूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आइएगा दोस्त, अगर हम बात करें कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा का मेरे दोस्त अर्थ क्या होता है, तो आपका प्यारा सा जवाब क्या होगा? संज्ञा का अर्थ नाम होता है। और यहीं पे दोस्त अगर एक पॉइंट हम और इंक्लूड कर दें और हम आपसे कह दें कि शाब्दिक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बेटा आपका जवाब क्या होगा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम्यक ज्ञान होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सम्यक ज्ञान होता है। यानी संपूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आइएगा मेरे दोस्त, एक बिंदु पे हम बात करते हैं कि बात आई संज्ञा की कि सम्यक ज्ञान ही संज्ञा कहलाता। वैसे आपने डिफिनीशन में पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कमा, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा संज्ञा कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक इस शब्द को फैक्टर किया, सम प्लस ज्ञान, यानी जिसका अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान ही संज्ञा है। मान लीजिएगा ये आपकी पृथ्वी है। ये क्या है बच्चा? ये आपकी पृथ्वी है। और यहाँ पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि सारे उपकरण आपके हैं। ठीक है। अगर हम कहते हैं सम्यक ज्ञान ही क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे संज्ञा कहलाता है। हम कहते हैं कि भाई साहब ये हमारे पास पेन है, तो ये क्या है? ये संज्ञा। ये मैं हूं, तो क्या है? संज्ञा है। मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये क्या है? संज्ञा। और आप जिस पुस्तक पे पढ़ रहे, जिस पुस्तक से पढ़ रहे हो, क्या है? संज्ञा। यानी इस संसार जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या हैं?
संज्ञा है। जैसे हम पंखे की बात कर दें, टेबल की बात कर दें, यानी जो आपके इर्द गिर्द जो आप देख पा रहे हैं, जो भी संसार जगत में है, सारे बिंदु क्या हैं? संज्ञा हैं। और जितने भी भाव हैं दोस्त क्या हैं? संज्ञा हैं। आइएगा अगर इसकी हम डिफिनीशन की दोस्त बात करें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी? अगर हम परिभाषा की बात करें तो बच्चा आप क्या बोलेंगे कि बेशब्द, कौन शब्द? बेशब्द, बेशब्द जो किसी व्यक्ति, कामा वस्तु, कामा स्थान, कामा भाव का बोध कराते हैं, बेटा उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा उन्हें संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की अगर हम बात करें दोस्त, तो आप बोल देंगे, जैसे मैंने कह दिया लड़का क्या है? तो आपके जहन में चल रहा है संसार जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी भाव हैं सब क्या होंगे? संज्ञा होंगे। लेकिन डिफिनीशन, परिभाषा के माध्यम से दर्शाया गया व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, वो क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। जैसे मैंने लड़का कह दिया, अगर वस्तु की बात करें तो मैंने किताब कह दिया, या कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। स्थान की बात करें, जैसे मैंने दिल्ली बोल दिया, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली संज्ञा है। भाव की बात करें, जैसे मैंने कह दिया बुढ़ापा, ये क्या है बेटा? भाव है। इत्यादि शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ पाए होंगे आप। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं इसी के अगले बिंदु पे। अगर हम बात बेटा करें तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न बनेंगे। अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा से डायरेक्टली प्रश्न कैसे बनते हैं, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस पर हम लोग कि संज्ञा से बिंदु कैसे बनेंगे। अगर हम बात करें संज्ञा पे और हम आपसे कह दें कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो प्यारा सा आपके पास जवाब होगा कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। इसके बाद बेटा अगर हम कह दें कि संज्ञा की परिभाषा, अगला बिंदु आ जाएगा कि बेटा संज्ञा पर किसका प्रभाव पड़ता है? संज्ञा पर प्रभाव किसका पड़ता है? दूसरे बिंदु पे जाएं बेटा, हम पूछ दें संज्ञा में कितने कारकों का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि संज्ञा में कितने कारकों का प्रयोग होता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद संज्ञा कैसा शब्द है। अगर हम बात करें संज्ञा की, संज्ञा कैसा शब्द है। अगली बात अगर आए तो हम बोल दें आपसे कि संज्ञा के अंग कितने होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे बेटा बनेगा कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। बिंदु तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन दोस्त हम वहीं तक बात करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपकी हिंदी को पेश किया है। आइएगा बात करेंगे अगले बिंदु पे। अगर हम बात करें, अभी आपने जाना कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो सीधा सा आपका जवाब होगा संज्ञा का अर्थ नाम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? संज्ञा का अर्थ नाम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें संज्ञा की बेटा परिभाषा क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि व्यक्ति वस्तु कमा स्थान और भाव का बोध कराने वाले, व्यक्ति वस्तु स्थान कामा भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाव का बोध कराने वाले, भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? संज्ञा कहलाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बिंदु आया है कि संज्ञा पर प्रभाव किसका पड़ता है। आइएगा दोस्त, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें प्रभाव की, तो आपने पढ़ा होगा, अगर हम संज्ञा की बात करेंगे बेटा किसके अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे कि सर मैंने एक बिंदु पढ़ा था परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पे? परिवर्तन के आधार पे।
परिवर्तन बोले या रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद बताए गए थे। परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद बताए गए थे, जिसमें बेटा एक था विकारी, एक विकारी शब्द, और दूसरे की बात करें तो बेटा कौन सा, अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द। यानी परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया था। और विकारी किसे कहते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग कामा वचन कामा कारक के प्रयोग से परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें लिंग वचन और कारक के प्रयोग से परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अगर हम विकारी की बात करें तो विकारी के अंग कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 4 होते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आइएगा, विकार के आधार पर संज्ञा में प्रभाव किसका पड़ता है। जैसे मैंने एक शब्द मेरे दोस्त लिखा, मैंने लिखा लड़का, और मैंने इसमें बेटा प्रयोग किसका किया, मैंने लिंग का प्रयोग किया। जब हम लिंग का प्रयोग करेंगे तो बेटा आप क्या कहेंगे कि लड़की का स्त्रीलिंग क्या होता है, लड़के का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, लड़की होगा। क्या लिंग का प्रयोग किया शब्द में परिवर्तन हुआ, तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल हुआ है। इसके बाद मैंने कहा वचन का प्रयोग किया, लड़का कैसा है, तो आप बोलेंगे एक वचन है सर, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे लड़के होगा। बोलो बात यहां तक क्लियर है। वचन का प्रयोग किया, परिवर्तन हुआ। इसके बाद मैंने कहा कारक, किसका बेटा, मैंने कारक का प्रयोग किया लड़का, तो क्या हम यहाँ पे लड़कों कह सकते हैं, लड़कों। तो यहाँ पे देखा आपने कि लिंग का प्रयोग किया, लिंग का प्रयोग किया, परिवर्तन हुआ, वचन का प्रयोग किया, परिवर्तन हुआ, कारक का प्रयोग किया, परिवर्तन हुआ। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर अगर संज्ञा की बात की जाए कि संज्ञा पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो आप जवाब देंगे कि सर लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगर हम कहें तो कारक का भी प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्त। लिंग, वचन और कारक, संज्ञा पे किसका प्रभाव पड़ता है, तो आपका जवाब होगा लिंग, वचन और कारक। आइएगा, इसके बाद अगला बिंदु आया, संज्ञा में कितने कारकों का प्रयोग होता है, तो आपका प्यारा सा जवाब होगा कि संज्ञा में 8 कारकों का प्रयोग होता है। कितने कारकों का प्रयोग होता है, तो आपका जवाब होगा संज्ञा में 8 कारकों का प्रयोग होता है। कारक होते कितने हैं, 8 होते हैं। यानी कर्ता कारक से लेकर, कर्ता से लेकर संबोधन, कर्ता से लेके बेटा क्या, संबोधन कारक तक 8 कारकों का प्रयोग होता है संज्ञा में। यानी संज्ञा में 8 कारकों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक बिंदु अगला आया मेरे दोस्त, क्या कि संज्ञा कैसा है, तो आपने अभी जाना कि परिवर्तन के आधार पर संज्ञा विकारी शब्द है। कैसा है, विकारी है, यानी इसमें लिंग, वचन, कारक के प्रयोग से परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, विकारी बोलेंगे। अब बात आती है एकदम अति महत्वपूर्ण कि जो संज्ञा है इसके अंग कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, संज्ञा के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे पहला होता है दोस्त प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। दूसरे की बात करें तो आप बोलेंगे अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। तीसरे की बच्चा अगर बात की जाए तो गणनावाचक, गणनावाचक। अगला बेटा क्या होगा, अगणनावाचक, अगणनावाचक। इन पे भी बच्चा हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि बात यहाँ पे किसकी आई है कि संज्ञा के अंग कितने होते हैं, तो संज्ञा की 4 अंग होते हैं, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणना और अगणनावाचक। आइएगा डायरेक्टली बात करते हैं दोस्त कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। बेटा हम संज्ञा के अगर प्रकार की बात करें तो प्रकार जो है आधार में भी बच्चा डिवाइड किए गए हैं, जैसे रचना के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और सामान्य आधार पर भी संज्ञा को डिवाइड किया गया है। तो डायरेक्टली हम सामान्य आधार पर ही इसको वर्गीकृत कर देते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं।
5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम दूसरे की बात करें तो आप बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तीसरा बच्चा कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भाववाचक, भाववाचक। चौथे की बात करें तो क्या होगा आपका जवाब? समूहवाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। और 5 की बात करें तो आप बोलेंगे द्रव्यवाचक होगा। कौन सा होगा बालक? द्रव्यवाचक होगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको दे दें कि अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार की तो 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव, द्रव्य और समूहवाचक होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव्य और समूहवाचक हैं ये बेटा किसके पार्ट हैं? तो आपका जवाब होगा ये जातिवाचक के ही 2 पार्ट हैं। यानी आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका बेटा समूहवाचक होता है और दूसरा कौन सा होता है? द्रव्यवाचक होता है। एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। क्या है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? संज्ञा का अर्थ बेटा नाम होता है। क्या होता है? अगर हम संज्ञा के अर्थ की बात करें तो आपका जवाब क्या होगा? नाम होता है। और बात करें संज्ञा की परिभाषा, यानी वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कामा, भाव का बोध कराते हैं उन्हें वे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पर प्रभाव किसका पड़ता है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसमें लिंग, वचन और कारक तीनों का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा में कितने कारकों का प्रयोग होता है? तो आपका जवाब होगा संज्ञा में 8 कारकों का प्रयोग होता है, कर्ता से लेकर संबोधन कारक तक। इसके बाद बात आता है नेक्स्ट बिंदु की संज्ञा कैसा शब्द है? तो आप जानते हैं संज्ञा विकारी शब्द है। इसके बाद संज्ञा के अंग कितने होते हैं? तो आपने बताया प्राणीवाचक होता है, अप्राणीवाचक होता है, गणनावाचक होता है और अगणनावाचक होता है। संज्ञा के प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो आपका सीधा सा जवाब क्या होगा? 5 होते हैं। अगर हम बात देखें कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो कामता प्रसाद गुरु ने 3 ही पार्ट बताए, व्यक्ति, जाति और भाव। जातिवाचक के उन्होंने 2 पार्ट बताए, द्रव्य और समूहवाचक। मैं आशा करता हूं यहां तक बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं अगले बिंदु पे। क्या होगा? संज्ञा के प्रकार। जो बेटा आपने प्रकार पढ़ा, इसमें थोड़ा सा और मैं बता दूं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं जैसा कि आप जानते हो। लेकिन एक बिंदु और आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? प्रकृति के आधार पर संज्ञा के, प्रकृति के आधार पे, प्रकृति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रकृति के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका वस्तु और दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? भाव। प्रकृति के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं, वस्तु और भाव। यानी संसार जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी क्या हैं? तो आपका जवाब होगा सब संज्ञा है। संसार में जितने भी भाव हैं सब क्या होंगे? सब संज्ञा होंगी। जैसे मैं कह दूं अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है दोस्त? ये सब भाव है। तो क्या होंगे? संज्ञा होंगे। संज्ञा के दोस्त 5 प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा। पहला कौन सा होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होगा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरे की अगर हम बात करें, ये बेटा पहला, और अगर हम दूसरे की बात करें तो आपका जवाब क्या होगा? आपने बोला जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तीसरे की मेरे दोस्त बात की जाए तो क्या होगा? भाववाचक होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। चौथे की बात करें दोस्त तो चौथा आपका समूहवाचक या द्रव्य बोल सकते हो।
समूहवाचक संज्ञा। पांचवा कौन सा होगा बेटा, तो आप बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। आइएगा दोस्त बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी को पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइएगा इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्त कहते किसे हैं। नंबर एक बात तो ये आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो यहाँ पर बेटा तीन ही पॉइंट आएंगे आपके। कौन कौन से, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो कौन कौन से बिंदु आएंगे। एक तो बेटा व्यक्ति आएगा, बोलो हाँ या ना। दूसरा आपका वस्तु आएगा। तीसरे की बात करें तो आप बोल देंगे स्थान भी हो सकता है सर, बोलो हाँ या ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो जब संज्ञा की डिफिनीशन ही है व्यक्ति वस्तु स्थान का अभाव का बोध कराता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी व्यक्ति वस्तु स्थान होगा, बोलो हाँ या ना। अब बेटा इसमें विशेष क्या है जरा समझो। अगर व्यक्ति और वस्तु स्थान इन सभी के किसका नाम का बोध कराया जाए, किसका बोध हो, नाम का बेटा बोध कराया जाए, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी किसी व्यक्ति, जैसे मैंने एक बिंदु लिया लड़का, ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये सर व्यक्ति है। और इसका अगर आपने नाम ले लिया तो इसका, जैसे मैंने कह दिया राहुल, अब इसमें बेटा कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अब इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे वस्तु में मैंने किताब, वस्तु में किताब ले लिया, अब बेटा हम आपसे पूछें ये किताब क्या है, तो आप कहेंगे संज्ञा है। अगर इसका मैंने नाम दे दिया, किताब काहे की किताब है, मैंने कह दिया गणित, या मैंने कह दिया अंग्रेजी, या मैंने कह दिया रामायण, तो ये बेटा क्या हो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा ये सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो डिफिनीशन बेटा क्या बनेगी, आप क्या बोलेंगे, व्यक्ति कामा वस्तु कामा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, डिफिनीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति कामा वस्तु कामा स्थान के जहां पर नाम का बोध हो, नाम विशेष का बोध हो, जहां पे संकेत किया जाए, वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो आप बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक बात बेटा याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दूं, एग्जाम्पल में बच्चा मैं लिख दूं, जैसे राहुल हिमालय रामायण गंगा गढ़ इत्यादि। अब बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष क्या है, तो जरा गौर करिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। बेटा ध्यान देना है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होंगे उनका बहुवचन नहीं बनता है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि राहुल दिया गया है, तो राहुल का क्या आप बहुवचन बना सकते हो, तो आपका जवाब होगा नहीं। हम कहें हिमालय, हिमालय का बहुवचन बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। हम बोले रामायण का आप बहुवचन बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। हम कहें गंगा का बहुवचन आप बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। तो एक विशेष बात याद रखनी है, जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराया जाए, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, तो आपका जवाब होगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन बेटा आपके जहन में एक बिंदु और चल रहा होगा कि इनका बहुवचन तो नहीं बनता है, इनका बहुवचन तो नहीं बनता है, और अगर बना दिया गया तो
तो फिर बेटा ध्यान रखिएगा कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है, यदि यदि बहुवचन बनाया जाता है वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है, अगर इसका बहुवचन बनाया जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहती है। कौन सी हो जाती है? तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और मैंने बोल दिया भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब बेटा यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा? कि जयचंद शब्द देखा। वैसे जयचंद तो एक व्यक्ति का नाम है, जयचंद क्या है? एक नाम है, लेकिन इसका यहाँ पर बहुवचन बनाया गया है। क्या कहा गया है? जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर अगर जयचंद की बात करें तो बेटा अब व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे जयचंद जो है जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? जयचंद जाति का बोध करा रहा है। यानी जयचंद कैसा? कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं, जयचंद बोले तो गद्दारों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जाति समुदाय का बोध हो रहा है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है, यदि बनाया जाता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होंगे उनका जो बहुवचन होगा वो वाक्य के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? वाक्य के माध्यम से बनाया जा सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख दूं बच्चा, एक सेंटेंस और लिख दूं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आज के युग में घर घर में रावण है। घर घर में रावण है। अब बेटा आपको अंडरलाइन मिलता है रावण। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बेटा, ये तो एक व्यक्ति रावण का नाम है एक व्यक्ति का नाम है रावण, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन नहीं दोस्त, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। उसका रीजन क्या है? जातिवाचक संज्ञा होगी। उसका कारण दोस्त ये है कि यहाँ पर बहुवचन बनाया गया। क्या कहा गया? कि आज के युग में घर घर में रावण है। कहा? घर घर में रावण है। घर घर का मतलब प्रत्येक घर में रावण है, यानी एक से अधिक रावण है। तो रावण किस में प्रयुक्त हुआ? बहुवचन में प्रयुक्त हुआ। इसका मतलब क्या है? ये जाति का बोध करा रहा है। तो कौन सी यहाँ पे संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं आशा करता हूं यहां तक बात आपको भली भांति समझ गए होंगे। आइएगा कुछ बिंदु और जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पे आती है। आइएगा बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर बेटा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किन शब्दों में आती है? तो आइएगा, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो बेटा सॉरी, आइएगा तो बात कर लेते हैं। अगर व्यक्तिवाचक की बात करें बेटा तो व्यक्तियों के नाम,
जहां बेटा व्यक्तियों के नाम होंगे, किसके, व्यक्तियों के बच्चा नाम होंगे, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं कह दूं राहुल, श्याम, मोहन, डॉट डॉट इत्यादि। व्यक्तियों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद बच्चा अगर हम बात कर लें, क्या कि दिनों के नाम, बेटा क्या बात कर लें? दिनों के नाम, अब बेटा दिनों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि मैं कह दूं सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम आपसे ये कह दें कि महीनों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी? महीनों के नाम में बेटा कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं कह दूं जनवरी से लेकर कहां तक? दिसंबर, कौन सी संज्ञा होगी बेटा? तो आपका जवाब क्या होगा? यहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बोलो बात यहां तक क्लियर है? यहां तक दोस्तों बात क्लियर है कि महीनों के नाम। आगे बिंदु पे बात करते हैं। अगर हम कह दें बेटा नदियों के नाम, नदियों के नाम, तो नदियों के नाम बेटा जैसे कहते हैं गंगा, यमुना, घाघरा इत्यादि। तो नदियों के नाम में भी बेटा कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा नदियों के नाम में भी अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद अगर हम कहें बेटा समुद्रों के नाम, किस में बात कर दें? समुद्रों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होगी? समुद्रों के नाम में भी बच्चा आपकी कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा वहां पर सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद हम कहें सागरों के नाम में भी बेटा कौन सी संज्ञा होगी? जैसे हम कहते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर बेटा कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बोलो बात क्लियर है? आइएगा आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर हम अगले बिंदु पे बात बच्चा करें तो क्या होगा? हम कह दें कि त्योहारों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी? तो बच्चा आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम, ये सब क्या हैं? त्योहार हैं। और इनके भी नाम में कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब होगा कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे अगर हम बात करें तो आप कहेंगे चौक के नाम, सड़क, कमा, चौराहा के नाम में भी बच्चा कौन सी संज्ञा होगी? तो आपका जवाब क्या होगा? तो भी आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आइएगा कुछ पॉइंट हम और मेंशन कर देते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए क्या
आपसे कह दिया जाए कि दार्शनिक, दार्शनिक के नाम, कौन सी संज्ञा होगी, तो भी आप बेटा कहेंगे जैसे प्लूटो हुआ, अरस्तु हुआ, दार्शनिक के नाम में भी बेटा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम आपसे ये कह दें मेरे दोस्त कि दार्शनिक तो आप जानते ही हैं ये व्यक्त हुए, लेकिन अगर यहाँ पे दार्शनिक की जगह पे दार्शनिक तत्वों के नाम कह दें, दार्शनिक तत्वों के नाम कह दें तो ज्यादा मस्त रहेगा बेटा। दार्शनिक तत्वों के नाम, जैसे मैं कह दूं आत्मा, जैसे मैं कह दूं परमात्मा इत्यादि, ये क्या होंगे, ये बेटा दार्शनिक तत्वों के नाम होंगे। अगर हम यहाँ पे कहें प्राकृतिक आपदाओं के नाम, किसके, प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, वो भी बेटा किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ साथ अगर हम ये कह दें कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, वो भी बेटा किसके अंतर्गत आएंगे, वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं कह दूं ताजमहल, लाल किला, ये सारी क्या है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो इनके भी नाम किसके अंतर्गत आएंगे, इनके भी नाम बेटा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये एकदम मस्ट है बेटा, ठीक है, एकदम मस्ट हैं। बहुत सारे बिंदु हैं जो आप पहले से ही जानते हैं, जिन्हें मेंशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं कह दूं दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम भी बेटा किसके अंतर्गत आते हैं, अगर हम कह दें दिशाओं के नाम, तो दिशाओं के नाम भी बेटा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दिशाओं के नाम। अब दिशाओं में बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इत्यादि हैं। अगर हम यहाँ पे और एक बिंदु जोड़ दें, हम आपसे ये कह दें कि बताओ बेटा किसी अगर देश का, किसी देश का नाम आता है तो किसके अंतर्गत आएगा, देश का नाम, तो भी बेटा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं कह दूं भारत, मैं कह दूं पाकिस्तान, मैं कह दूं अमेरिका, मैं कह दूं ऑस्ट्रेलिया, मैं कह दूं जिम्बाब्वे, ये सारे क्या हैं, देश के नाम हैं। और देश के नाम किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है। आइएगा, आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसको पहचानेंगे कैसे, और संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के तत्व क्या हैं, ये सारे बिंदुओं पे आज हम लोगों ने बात की है। बाकी जो नेक्स्ट बिंदु होगा यानी जातिवाचक संज्ञा, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।